हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कक्षा 11वीं के राजनीति का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़कर बहुत सरल तरीके से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए हम अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला ओटी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो संविधान कार्य कहा जाए तो संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, शासन को चलाने की कुछ एक लिमिट्स दी हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो ओटी नंबर गा है वो कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। नहीं, ये काम संविधान का नहीं बल्कि चुनाव का है। चुनाव के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो इसका सही आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर गा, ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात के लिए बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। बिल्कुल, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। इस बात के लिए बेहतर दलील यह है कि संविधान ही यह बताता है कि संसद को कैसे चलाया जाए या कैसे बनाई, संसद के द्वारा, इसी के द्वारा बनाई गई और इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। ऑप्शन नंबर गा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें उसके ट्रू फॉल्स बताने हैं। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। बिल्कुल सही है ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार के गठन और शक्तियों के बारे में बताता है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी ज़रूरत ऐसे ही देशों में होती है। ये बिल्कुल गलत है। संविधान लोकतांत्रिक देशों में भी होता है और राजतांत्रिक देशों में भी होता है। जिन देशों में राजतंत्र है उनमें भी संविधान होते हैं और आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में संविधान हो। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अगला कथन है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों और मूल्यों में इसका कोई सरोकार नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत यहाँ से है। सरकार में संविधान जो है वो कानूनी दस्तावेज नहीं है। ठीक है, संविधान एक नागरिकों को नई पहचान देता है। बिल्कुल सही है। बताएं कि संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ। इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जब संविधान निर्माण हुआ तो हमारा देश वर्ष 1947 में आज़ाद हुआ था। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके पूर्व ही जुलाई 1946 से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका था और ये संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ। 1949 में तैयार हो गया था और 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसमें सभी लोगों ने वोट नहीं दिया था, मतलब आम जनता के वोट से सरकार नहीं चुनी गई थी, बल्कि सरकार में कुछ गिने चुने लोगों की नुमाइंदगी से ही, या गिने चुने लोगों की कहा जाए तो उन्हीं की पसंद से सरकार को चुन लिया गया था। उत्तर, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, ना कि वैयक्तिक मताधिकार पर। तो इसके मताधिकार कैसे थे? लिमिटेड थे। ये मताधिकार थे इसके सीमित थे। हालांकि इस संविधान सभा को मनोनयनता की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व के बारे में प्रयास किया गया था। मतलब ऐसा माना गया था कि जिनको ज़्यादा लोग मानते हैं या किसी राज्य के, किसी क्षेत्र के राजा को ही उसकी जनता का एक प्रतिनिधित्व करने वाला मान लिया गया। ये मान लिया गया कि हाँ, यदि किसी राज्य का राजा जिस व्यक्ति के समर्थन में है तो पूरी जनता उस व्यक्ति के समर्थन में होगी। खावाला कथन कहता है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच
संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। उस समय क्या था कि कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए, क्योंकि पहली प्राथमिकता थी देश को एकजुट करना। जो देश दो हिस्सों में बँट चुका था, भारत और पाकिस्तान, तो लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करना, उनके रहने के लिए व्यवस्था करना, उनको खाने की व्यवस्था करना, ये कुछ बुनियादी ज़रूरतें थी। तो उन पर आम सहमति बनी, ना कि कुछ विशेष फैसले लेने की, कुछ बड़े फैसले लेने की। आंसर पढ़ते हैं कि संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए व संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। विचार विमर्श व वाद विवाद के आधार पर कपर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। तब कोई एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति नहीं था जिसकी बात को सब सहमति थे और जिसकी बात को सब माने। सब अपनी अपनी चलाने में लगे हुए थे। तो बहुत मुश्किल समय था देश को एकजुट रखना, देश को टूटने से बिखरने से बचाना भी था और नए संविधान का निर्माण करना भी था। तो उन विषम परिस्थितियों में आम मुद्दों पर ही सहमति बनी, कुछ बड़े फैसले नहीं लिए जा सके। इसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। आपने जब आप राजनीति को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि संविधान में अलग अलग विषयों को अलग अलग देशों से लिया गया है। जैसे आयरलैंड से डीपीएसपी। संविधान में जब निर्माण चल रहा था तो देखा गया कि किस देश के संविधान में कौन सी चीज़ बेहतर है, उस चीज़ को, उस विषय को, उन बातों को हमने अपना लिया। और बेहतर भी है, हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं कि संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है। क्योंकि यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि मौलिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत हैं, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 व नेहरू की रिपोर्ट 1928 एवं अन्य विकासवादी स्रोत। ये भी भारत के संविधान में शामिल किए गए और साथ ही अन्य देशों से भी लिए गए। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उनकी पुष्टि में 2 उदाहरण देना है। पहला है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। इस बारे में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम उदाहरण में दिए जा सकते हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे, और दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो हमारे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति रहे। दूसरा है, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। हमारे देश का संविधान ऐसा है जो ना तो आसानी से बदला जा सकता है और ना ही ऐसा है कि उसमें बिल्कुल भी फेरबदल ना किया जा सके। कह सकते हैं तो कठोर और लचीलेपन का मिश्रित रूप हमारे भारतीय संविधान में देखा जा सकता है। इसका उत्तर पढ़ते हैं कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उनमें उलटफेर मुश्किल है। यह निम्नलिखित हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं और प्रांतीय सूची में 66 विषय हैं। इनको आप समझें तो हमारे संविधान ने केंद्र में, पूरे देश में जो केंद्रीय सरकार होती है उसके अधिकार के लिए 97 विषय दिए गए हैं। प्रांत में, मतलब राज्यों में जो सरकारें हैं उनके अधिकार क्षेत्र में 66 विषय दिए गए हैं। इसी प्रकार जो दोनों मिलकर चलाएंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे विषयों की संख्या 47 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। यह निम्न कारणों से है। कारण कौन कौन से हैं? पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऐसे मान लीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बन रहा था, तब हमारे देश के पास इतनी पूंजी नहीं थी, इतनी पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी कि देश के नागरिकों को
हर सुविधा संभव कराई जा सके। इसलिए कुछ ऐसे नियम या ऐसी नीतियाँ, ऐसे सिद्धांत दे दिए गए कि समय समय पर आपको कुछ आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक चीज़ें, आवश्यक योजनाएं DPSP के माध्यम से जारी की जाती रहेंगी। तो DPSP जो है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमारे देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र माना जा सकता है। दूसरा है मौलिक अधिकार। जनता के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार हमें हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को मजबूती देते हैं, तो इन्हें भी हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? क्लियर आपको पता हो कि हमारी कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं। संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होना चाहिए। उत्तर है कि किसी देश के लिए संविधान की शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंग व प्रशासन की सभी संस्थाओं व में शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है। मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी अंग हैं, जितने भी प्रशासन में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें पता हो कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, तो वो बेहतर रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, बेहतर रूप से अपने अधिकारों की लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करें व अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें तथा इस तरह के निर्धारण ना हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई भी ऐसा संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? आज के टाइम में तो ऐसा कोई संविधान नहीं है जो नागरिकों को अधिकार नहीं दे। शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि नंबर 1, लोगों की स्वतंत्रता खतरे में ना पड़े और वे अपने विकास कर सकें। दूसरा है शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि लोगों की मनमानी के तरीके में शासन ना करें। और तीसरा है सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए। वही लाइन नीचे लिख रहे हैं कि आज के दौर में ऐसा कोई संविधान नहीं है जो अपने नागरिकों को अधिकार नहीं दिए हों। जब जापान का संविधान बना तो दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ना होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह से अलग है? इसको ध्यान से समझना कि जब जापान का संविधान बन रहा था उस समय जापान अंग्रेजी सेना, अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया में जापान के संविधान के बनने की प्रक्रिया में बड़ा अंतर है, क्योंकि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिया गया जिसको अलग जनता के अप्रत्यक्ष रूप से चुना था, और जापान को जो संविधान बना उसको सेना की निगरानी में बनाया गया। किसी और देश की सेना की निगरानी में बनाया गया संविधान अलग होगा और अपने देश की जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा बनाया गया संविधान अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके थोड़े से क्वेश्चन है, अपन कर ही लेते हैं इस वीडियो में, या एक काम करते हैं इनको अगली वीडियो में करेंगे। इतने आप बहुत अच्छे से करने का प्रयास करें। धन्यवाद।